जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी, ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर पे आपका स्वागत है। दोस्तों फटाफट से सारे विद्यार्थी जुड़ जाओ, जिसमें हम यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए आपके जो टॉप 5000 एमसीक्यूज की सीरीज चला रहे हैं। और ये इसमें आपका रिवीजन रहेगा, आपका बिल्कुल रिवीजन रहेगा, बिल्कुल फास्ट रिवीजन करेंगे। सारे विद्यार्थी सेशन को दबा के शेयर करें, और जो भी चैनल पे नए बनते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इससे आपको ये पता चल जाएगा कौन सी क्लास कब आपको मिल रही है। सुबह 8:30 बजे आपके मैथ की क्लास होती है, फिर उसके बाद में 9:30 बजे रीजनिंग क्लास, फिर आपके दोपहर में आपके जीके क्लास होती है, फिर नाइट में आपको जीके क्लास। तो आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया? मछलियों के यकृत में तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? यानी कि यकृत, मछली के यकृत में, यानी कि जो यकृत का तेल निकलता है, इसमें किस विटामिन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है? ऑप्शन में दिया गया विटामिन डी की, विटामिन सी की, विटामिन ए की और विटामिन के की। आपको पता है, अगर मनुष्य के शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता तो किसकी कमी होती है? विटामिन के की कमी होती है। और अगर मनुष्य के रक्त का थक्का बन रहा है, यानी कि विटामिन किसकी पूर्ति है? के की। और चोट के घाव को जल्दी से भरने के लिए कौन से विटामिन का प्रयोग करते हैं? सी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सी का प्रयोग करते हैं। और जबकि मछली के यकृत में जो विटामिन पाया जाता है आपके, वो कौन सा पाया जाता है? विटामिन डी। और याद रखना, हमारे बॉडी में विटामिन डी होता है, लेकिन विटामिन डी कब उत्पन्न होता है? जब सूर्य का प्रकाश हमें प्राप्त होता है। तो सूर्य के प्रकाश से हमारी बॉडी किसको जन्म देती है? विटामिन डी को जन्म देती है। ये याद रखना, कभी ऐसा मत बोलना कि सूर्य से हम विटामिन डी ले रहे हैं। डी तो है आपके पास, तो सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है तो कौन सा विटामिन रिलीज होता है? तो विटामिन डी। एक बात बताइए, विटामिन सी की कमी से हमारे दांत से क्या आते हैं? खून आता है। तो उस बीमारी को, उस रोग को हम क्या बोलते हैं? आपके स्कर्वी रोग कहा जाता है। तो स्कर्वी रोग की कमी से क्या होता है? सॉरी, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। और विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या होगा? जैसे मछली के यकृत में कौन सा विटामिन है? डी। तो उसी प्रकार विटामिन सी किसमें पाया जाता है? आपके आंवला में। कई बार ये प्रश्न आता है, विटामिन ए की मात्रा किसमें ज्यादा होती है? तो पत्तेदार जो हरी सब्जी होती है उसके अंदर पाई जाती है। जैसे गाजर हो गया, आपके पालक हो गया। तो विटामिन कौन सा होता है इसमें? पालक में सर्वाधिक मात्रा में आयरन की मात्रा पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान देना। तो विटामिन के की कमी से हमारी बॉडी में कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का न बनना। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए भाई। सारे विद्यार्थी सेशन को दबा के शेयर करें। भारत में पहली बार सोने के सिक्के को किसने जारी किया था? यानी कि भारत में सबसे पहले सोने के जो सिक्के चलाए गए थे, सोने की जो मुद्रा चलाई गई थी, वो किस शासकों द्वारा चलाई गई थी? तो याद रखना, ये हिंद यवन द्वारा। किसके द्वारा? हिंद यवन द्वारा चलाए गए। तो यहाँ का जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हिंद यूनानियों द्वारा। किसके द्वारा? हिंद यूनानियों द्वारा। कौन गलत पढ़ लियो, तो उत्तर हो जाएगा है हिंद यूनानियों द्वारा। लेकिन भारत में कौन से वंश में सोने के सिक्के ज्यादा चले थे? यानी कि सोने की मुद्रा का सर्वाधिक जो प्रयोग किया गया था वो किस काल में किया गया? गुप्त काल के अंदर किया गया। इसलिए गुप्त काल को क्या बोलते हैं? स्वर्ण काल कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान देना दोस्तों। कुषाण वंश की अगर बात की जाए तो कुषाण वंश का एक राजा था जिसका नाम क्या आता है? कनिष्क। क्या नाम आता है? कनिष्क। और इस कनिष्क ने कौन से सम्मत की स्थापना की थी? शक सम्मत की। तो कई बार ये प्रश्न आता है, शक सम्मत किस वंश के द्वारा चलाया गया था? कुषाण वंश के द्वारा चलाया गया था। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को। विजयनगर के अवशेष किस नदी के किनारे मिले? बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये पूछ रहा है। एक विजयनगर शहर है, क्या है भैया? ये विजयनगर शहर है। और एक याद रखना, विजयवाड़ा। कौन सा भैया? विजयवाड़ा। देखो, विजयवाड़ा जो शहर पड़ता है, ये पड़ता है आपके कृष्णा के किनारे। किसके किनारे? जबकि विजयनगर शहर की अगर बात की जाए तो ये किसके किनारे पड़ता है? तुंगभद्रा। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? अब ये प्रश्न आ सकता है कि तुंगभद्रा एक सहायक नदी है। कैसी नदी है भैया? सहायक। और ये किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। किसकी है? और तुंगभद्रा किनारे कौन सा शहर है? विजयनगर शहर की राजधानी आपसे पूछ सकता है, किसकी राजधानी क्या थी? राजधानी हम्पी। क्या बताओगे? और आपसे यह भी पूछ सकता है कि हम्पी का जो चित्र है, हम्पी का जो रथ है, ये कौन से रुपए के नोट के ऊपर है? तो आप क्या बोलोगे? 50 रुपए के नोट पे। किसके ऊपर? 50 रुपए के नोट पे कौन से चित्र का, आपको कौन सी चीज का चित्र मिलता है? हम्पी का रथ मिलता है। ये याद रखना। और हम्पी किसकी राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? स्थापना। स्थापना तो दो शासक थे आपके, हरियर और बुक्का नामक व्यक्ति के द्वारा इसकी स्थापना की गई।
ठीक है ना। और ये विजयनगर शहर किस राज्य में पड़ता है? कर्नाटक में। कहां पड़ता है भैया? कर्नाटक में। और विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है? तो आप क्या बोलोगे? कृष्णा की सहायक नदी का नाम क्या है? तुंगभद्रा। और तुंगभद्रा के किनारे कौन सा शहर है? याद रखना है, कृष्णा की सहायक नदी और है जिसका नाम है मूसी। क्या नाम है? और इस मूसी के किनारे कौन सा शहर पड़ता है? हैदराबाद। क्या पड़ता है दोस्तों? हैदराबाद। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो सारे विद्यार्थी सेशन को भाई दबा के शेयर करें। सभी विद्यार्थी को भी बोल रहा हूं कि सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई। और जो भी अपने चैनल पे नए बने तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। बस आपका एक सब्सक्राइब ही तो है, बाकी मेहनत तो हम कर रहे हैं। तो फटाफट से 20 प्लस लाइव करें भाई सेशन को। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया। सॉरी, ये तो पढ़ लिया हमने। अगले प्रश्न को देखिए कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। अब अच्छा प्रश्न है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। देखो, जब गंगा नदी निकलती है आपके कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर से। कहां से निकलती है? उसको बोलते हैं भागीरथी। क्या बोलते हैं? ऊपर से आती है अलखनंदा। कौन से आती है? उसके बाद ये देव प्रयाग में दोनों मिलती है। कहां मिलती है? देव। उसके बाद की नदी क्या कहलाती है? गंगा। जैसे ही गंगा बांग्लादेश में जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? पद्मा। क्या बोला जाता है? पद्मा। तो इसने प्रश्न क्या पूछा है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट उत्तर क्या होगा बनवारी? पद्मा। वेरी गुड। तो ऑप्शन संख्या आपके क्या बन जाएगा? बी। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि गंगा नदी की लंबाई बतानी है। गंगा नदी की लंबाई भारत में बतानी है। तो आप बोलोगे 2071 किलोमीटर इसकी किसकी है? गंगा की, भारत में। लेकिन गंगा की कुल लंबाई बोले, टोटल इसकी लंबाई, तो बोलोगे 2525 किलोमीटर। ये आपको ध्यान देना है। वैसे टोटल इसकी लंबाई 2100 कुछ में पड़ती है, लेकिन इसको 2525 बताया जाता है। गंगा नदी को अगर हम बात की जाए तो गंगा नदी क्या है? हमारे देश की सबसे, हाँ, सबसे बड़ी लंबी नदी बोलोगे। क्या बोलोगे? लंबी नदी। क्योंकि सबसे बड़ी नदी पानी के भाव से वो है ब्रह्मपुत्र। कौन सी? इसलिए भारत की सबसे बड़ी नदी बोले, सॉरी, बड़ी और लंबी दोनों इसी को बताना है। बड़ी और लंबी दोनों किसी को बताओगे भैया? आपके गंगा को। ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। और एक बात सुनना, गंगा की सहायक नदी पूछ ले। गंगा की सहायक नदी जो सबसे लंबी है, भारत की सहायक नदी और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी भी कौन सी हो जाएगी? यमुना। कौन सी हो जाएगी भैया? यमुना। एक बात बताइए, गंगा नदी अपना पानी कहां गिराती है? अंत कहां करती है अपना? ये बांग्लादेश में जा रही, तो बांग्लादेश के आसपास के पानी को क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी। अब कई बार ये प्रश्न आता है कि बंगाल की खाड़ी में ये क्या बनाती है। यानी कि आपसे पूछ सकता है कि भारत में या भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है? तो आप बोलोगे एक तो गंगा और एक ब्रह्मपुत्र। और इस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरवन का डेल्टा। और सुंदरवन का डेल्टा किस खाड़ी के अंदर पड़ता है? तो कई बार ये प्रश्न आता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आप क्या बोलोगे? जो लगभग 1,05,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। कौन सा भैया? सुंदरवन का डेल्टा। अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य में स्थित है? बस इतना याद रखना है, हाथी गुफा। तो अभिलेख का मतलब क्या होता है? किसी चीज की घटना को दर्शाया गया अभिलेख, शिलालेख। तो हाथी गुफा का जो संबंध है दोस्तों, याद रखना, ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ? ये जैन धर्म के, यानी कि जैन धर्म के समय इसका निर्माण करवाया गया था। और हाथी गुफा ये पड़ती है आपके उड़ीसा में। कहां पड़ती है? उफ। कई बार ये प्रश्न आता है कि भारत की सबसे पुरानी जो गुफाएं हैं वो कहां पड़ती हैं? वो मध्य प्रदेश में पड़ती है। और मध्य प्रदेश में जो गुफा पड़ती है इसका नाम है भीमबेटका। तो भीमबेटका नामक गुफाएं किस राज्य में है? लेकिन कई बार यह प्रश्न आता है कनेरी की गुफाएं। कनेरी। एक आएगा आपके सामने अजंता, और एक आएगा एलिफेंटा, और एक मिलेगा आपके सामने एलोरा। क्या मिलेगा? एलोरा। ये सारी की सारी जो गुफाएं किस राज्य में पड़ती है? तो ये प्रश्न अक्सर आते हैं। अजंता की गुफाएं कहां पड़ती है? महाराष्ट्र में। कई बार यह प्रश्न आता है कि अजंता की गुफाओं का जो चित्र है ये कौन से रुपए के नोट पे है? तो याद रखना 20 रुपए के नोट पे। तो 20 रुपए के नोट पे किस गुफा के चित्र को अंकित किया गया? तो आप क्या बोलोगे? एलोरा की गुफा, जो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, जो राष्ट्रकूट शासकों द्वारा, राष्ट्रकूट वंश के समय इसका निर्माण करा गया।
तो सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर करें भाई, दोबारा कह रहा हूं आपको, बस आपका इतना ही फर्ज है कि एक विद्यार्थी को तो जोड़ सकता है। और जो भी चैनल पे नए बनते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। भारत में किस मुगल बादशाह के द्वारा मनसबदारी प्रथा शुरू की गई थी? मनसबदारी प्रथा यानी कि इसमें कोई भूमि को दान किया जाता है, और ऐसी प्रथा करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था आपके? अकबर। और अकबर ने बहुत ज्यादा भूमि दान की थी। आपके सिखों के एक गुरु थे जो अर्जुन से पहले थे, और नाम क्या है? गुरु रामदास। तो कई बार प्रश्न आता है कि अकबर ने किस सिख गुरु को अमृतसर जो वर्तमान में शहर है इस भूमि को दान दिया था? तो आप क्या बोलोगे? गुरु रामदास को। अगले प्रश्न को, इससे पहले एक बात बताइए, अकबर का मकबरा कहां पे है? अकबर का मकबरा खाली सिकंदरा याद रखना। क्या रखोगे? सिकंदरा। क्योंकि जो सिकंदरा शहर पड़ता है ये आगरा में पड़ता है। कहां पड़ता है? कई बार ये प्रश्न आता है कि अकबर ने अपना शासनकाल कब से लेकर कब तक किया? शासनकाल तो याद रखना आपके 1556 से लेकर आपके 1605 तक। और अकबर के समय को क्या बोला जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। क्या बोला जाता है? क्योंकि ये ज्यादा इसने साहित्य की रचना करवाई थी, और ये एकमात्र कैसा शासक था? अनपढ़। कई बार ये प्रश्न आता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक पूछे, वेरी गुड। तो मुगल वंश का संस्थापक पूछे तो क्या बताएगा मनीष भाई? बाबर। क्या बताएगा मनीष है? लेकिन प्रश्न आ जाएगा मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का वास्तविक जो संस्थापक था उसका नाम क्या आता है? वास्तविक का मतलब होता है कि मुगल वंश के बारे में ज्यादा जानकारी किसके शासन में मिलती है? अकबर। एक बात बताइए, अकबर के द्वारा एक 1576 में युद्ध किया जाता है जिसका नाम क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध। क्या नाम भैया? हल्दी घाटी का युद्ध। और हल्दी घाटी के युद्ध में राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र से कौन सा शासक लड़ा था? महाराणा प्रताप, जिसमें चेतक की क्या हो जाती है? मृत्यु। वेरी गुड। अगले प्रश्न में देखिए, बहुत हो जाएगी इसमें बातें। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह के द्वारा करवाया गया? तो आगरा के अंदर एक मोती मस्जिद मिलती है। क्या मिलती है? मोती मस्जिद मिलती है। और इस मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? जहांगीर के द्वारा, हुमायूं के द्वारा, अकबर के द्वारा, या शाहजहां के द्वारा? तो आगरा की अगर बात की जाए तो मोती मस्जिद का निर्माण किस व्यक्ति के द्वारा करवाया? आपके शाहजहां के द्वारा करवाया। ये आप रखना। एक बात बताइए, दिल्ली के अंदर लाल किला किसने बनवाया था? ये पूछ रहा हूं किसने बनाया? मैं बोल रहा हूं किसने बनाई? लेकिन अकबर ने जो लाल किला बनवाया है कहां पे बनवाया है? तो कई बार ये प्रश्न आता है कि आगरा का जो लाल किला है वो किस शासक के द्वारा बनवाया गया? कई बार प्रश्न आता है ये लाल किला किस नदी के किनारे है? तो आप क्या बोलोगे? और इसी यमुना नदी के किनारे बताते कि शाहजहां ने क्या बनवाया था? ताजमहल। क्या बनवाया था? ताजमहल। अब प्रश्न क्या बन सकता है? ये यमुना नदी है, कौन सी नदी है ये? अब यमुना की जो ऊपर दिशा उसका नाम क्या है? और इसके नीचे दिशा कौन सी है? तो आपसे पूछ सकता है कि जो ताजमहल है ना, ताजमहल वो यमुना की किस दिशा में है? तो यमुना की किस दिशा में है? तो याद रखना ये उत्तर। कौन सी दिशा में है भैया? ये उत्तर। और यहां पे दक्षिण में कौन सा किला बनवाया था अकबर ने? लाल किला। और बताते हैं कि शाहजहां के बेटे का नाम क्या था? औरंगजेब। क्या नाम था? औरंगजेब। और औरंगजेब ने अपने बाप को कैद कर लिया और अकबर के किस किले के अंदर रखा? और बताते कि अंतिम दिनों में शाहजहां किसको देखकर इसने अपने प्राण त्याग दिए? शाहजहां ने किसको देखकर? ताजमहल। तो कई बार यह प्रश्न आ सकता है यमुना नदी के किस दिशा में ताजमहल है? तो क्या बोलोगे? उत्तर में। जबकि यमुना नदी के दक्षिण में कौन सा किला पड़ता है? वेरी गुड, धन्यवाद। पढ़ते बहुत हो आप, होनार बच्चे हो। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिए गए? महाबलीपुरम का रोक कटक मंदिर निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा भाई? आपके नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अगले प्रश्न में देखिए भाई साहब, संसार में मीठे पानी की, संसार की बात कर रहा है, यानी संसार का मतलब विश्व,
पूरे वर्ल्ड की बात कर रही है, विश्व। और यहां प्रश्न में क्या दिया गया, विश्व की मीठे पानी की, कैसी भैया, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बतानी है। अगर आपसे भारत की पूछे तो आपको क्या बोलना है, और भारत की सबसे बड़ी बोले तो सीधा बड़ी प्रश्न आ जाए, और विश्व की सबसे बड़ी बोले तो, और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की, तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा। कई बार ये प्रश्न आता है सुपीरियर झील कहां पड़ती है, तो बताना यूएसए और कनाडा की सीमा पर। अकेला देश बोले तो क्या बोलोगे, तो विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील कौन सी है मनीष भाई, सुपीरियर। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर। शंकर इधर देख ले, विश्व की सबसे बड़ी नदी की अगर बात की जाए तो याद रखना अमेजन। कौन सी नदी है, अमेजन। विश्व की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो क्या बताओगे, नील नदी। क्या बताओगे भैया। एक बात बता, विश्व की सबसे गहरी झील की बात कर ले, विश्व की सबसे गहरी झील, तो गहरी झील की अगर बात करें तो आपको बताना है बेकाल झील। क्या बताओगे, जो कहां पड़ती है, रूस में, मीठे पानी की झील है ये, ठीक ना। और अगर आपसे पूछ ले विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है, ऊंची, तो बताना टीटीकाका। क्या बताओगे, टीटीकाका। और ये पड़ती है आपके नॉर्थ अमेरिका, नहीं साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। और याद रखना दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की एक पर्वतमाला है जिसका नाम क्या है, एंडीज पर्वत। तो कई बार प्रश्न आता है किस पर्वत के ऊपर है, एंडीज पर्वत। तो विश्व की सबसे गहरी झील का नाम, विश्व की सबसे ऊंची झील का नाम। कई बार यह प्रश्न आता है विश्व की सबसे ऊंची झील खारे पानी की, विश्व की, क्यों रे मैं क्या पूछू तेरू सांबर को न्यूड देख ले। विश्व की सबसे सबसे ऊंची ऊंची खारे पानी की झील, खारे पानी की। अगर वो बात की थी ना, वो मीठे पानी की थी, वो ऊंची झील है, लेकिन ऐसा प्रश्न आएगा विश्व की सबसे ऊंची झील है लेकिन खारे पानी की, पेंगोंग झील है, पेंगोंग, पेंगोंग झील। और ये पेंगोंग झील पड़ती है आपके लद्दाख में। कहां पड़ती है, लद्दाख में। अगर प्रश्न आ जाए भारत की सबसे ऊंची झील, भारत की ऊंची झील कौन सी है, ऊंची झील, तो याद रखना आपको भैया चोलामू झील, चोलामू। कौन सी, और चोलामू झील कहां पड़ती है, सिक्किम में। कहां पड़ती है, तो भारत की ऊंची झील बोले तो क्या बताओगे, चोलामू। जबकि विश्व की ऊंची बोले तो टीटीकाका। जबकि विश्व की सर्वाधिक लवणता या खारे पानी वाली झील बोले तो पेंगोंग। एक तो ये याद रखना। एक प्रश्न आएगा विश्व की सबसे खारी झील, सबसे खारी झील, यानी कि उसके अंदर क्या मिलेगी आपके, लवणता। क्यों रे रे गलम की फंस रहे किधर है, तो पानी पी ले जा। लवणता वाली झील तो बोलोगे वोन झील। क्या बोलोगे, तुर्की के अंदर पड़ती है। कहां पड़ती है, कर दोगे। अगर आपसे प्रश्न आ जाए भारत की सबसे खारी झील, भारत की सबसे खारी झील, सबसे खारी झील, तो आप बोलोगे भैया सांबर। कौन सी बताओगे, और सांबर झील पड़ती है जयपुर राजस्थान में। कहां पड़ती है। एक बात बताइए, समुद्र की लवणता जो मापी जाती है ना, वो 1000 लीटर में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है, और 1000 लीटर में इसकी जो लवणता बताई जाती है वो कितनी बजाती है, 36। कितनी बजाती है, 36। और इस प्रकार का नाम मिलेगा आपको, डंडा और फिर यहां पे 2। या इसका मतलब समझे आप मेरी, देखो 36% नहीं बोलना, ये आपके क्या हो गया, एक तो होता है दशक, दशक का मतलब क्या होता है, 10 साल का नहीं, मतलब प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 होता है ना। ये प्रति यानी कि 10%, यानी कि आपके 1000 लीटर पे कितनी लवणता पाई जाती है। इसलिए आपको ये 2 जीरो याद रखनी है, ठीक है ना, 1 जीरो नहीं करनी। 1 जीरो करोगे तो आपके 100 लीटर पे होगी, ये 100 लीटर पे नहीं है, कितने पे, ये 1000 के ऊपर है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। इधर देख मनीष, इधर बता, भारत की सबसे बड़ी झील बता दे कौन सी है, भारत की बड़ी झील। और आप जितने भी लाइव देख रहे हो सेशन को दबा के शेयर करें। कोई बच्चा नया जुड़ता है तो हमारे सेशन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत दासू पर्सन आपके लिए लेके आए एसएससी जीडी और यूपी के लिए। खड़ा हो जा रहा है, बता भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सीधा प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। और मीठे पानी की,
विश्व की बड़ी झील बता, विश्व की बड़ी बोले तो, और विश्व की बड़ी मीठे पानी की सुपीरियर किस देश में पड़ती है, अब बता। अमेरिका में। कहां पड़ती है? डरा मत कर, तू बैठ जा आराम से, फौजी का लड़का होके डर रहा है। अगले प्रश्न में देख क्या दिया गया, तमाशा व लावणी कहां का लोक नृत्य है? प्रशांत मान जा तू। तमाशा और लावणी कहां का लोक नृत्य, यानी कि भारत में जो नृत्य के प्रकार है वो कितने प्रकार के हैं? एक का मतलब होता है फोल्क डांस और एक का मतलब होता है क्लासिकल डांस। और क्लासिकल डांस की अगर बात करें तो भारत में कितने, ये 8 है। तो इसमें से लोक डांस की बात करें, एक तो लावणी और एक तमाशा। वहीं का याद रखना दही हांडी, क्या बताओगे? दही हांडी। और एक बताना आपको गणेश चतुर्थी, कौन सा? गणेश चतुर्थी। तो गणेश चतुर्थी भी कहां का है आपके? यहीं का है। तो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र का। बनवारी खड़ा हो, क्लास में खड़ा हो जा। बनवारी ये बता, महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है? मुंबई। कौन सी है भैया? तो बनवारी है क्या? चलिए बता, महाराष्ट्र जो राज्य है इसका कोई पड़ोसी राज्य बता दे जो इसके साथ सीमा बनाता हो, कोई भी एक पड़ोसी राज्य। छत्तीसगढ़ है। महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ सीमा बनाता है क्या? बिल्कुल बनाता है। छत्तीसगढ़ बनाता है, मध्य प्रदेश बनाता है, गुजरात बनाता है, आपके गोवा भी बनाता है, और आपके कौन सा बनाता है? कर्नाटक भी बनाता है, तेलंगाना भी बनाता है। बैठ जब। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न को, राज्यसभा के 1/3 सदस्य, ये कह रहा है कि राज्यसभा के अंदर टोटल मेंबर मान लो कितने हैं? 245। कितने व्यक्ति हैं? और इस 245 का कितना व्यक्ति बता रही है? सपोज करो कि राज्यसभा के अंदर कितने सीटें हैं? 60 है। कितना है? और इसका 1/3 कितना होगा? मनीष भाई तू बता। वेरी गुड। कितना होगा? तो ये बोल रहा है कि ये 20 सदस्य, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों के अंतराल पर सेवानिवृत्त, का मतलब होता है अपने घर चले जाते, इनका क्या हो जाता है? कार्यकाल पूरा हो जाता है। कार्यकाल पूरा हो जाता है। तो ये कितने वर्ष के लिए होता है इनका? ये तो सेवानिवृत्त हो जाते 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद? तो आप क्या बोलोगे? मतलब क्या होता है कि प्रत्येक 2-2 वर्ष बाद में 1/3 सदस्य चले जाते और 1/3 सदस्य नए आ जाते। इस प्रकार से आपका टोटल कितने वर्ष कार्य हो जाएगा? सपोज करके चल, राज्यसभा के अंदर कितनी सीटें हैं? 30 सीटें। कितनी सीटें? और इसका 1/3 सदस्य कितना है? और 1/3 सदस्य कितना है? और 1/3 सदस्य कितना है? तो टोटल सदस्य कितने हो गए? राज्यसभा का गठन कब किया गया था? 1952 में। कितने सदस्य शामिल किए गए? तो पहले यह बोला गया कि प्रत्येक व्यक्ति का कार्यकाल कितने वर्ष होगा, ऐसा नहीं बोला गया। इसमें 30 लोगों की क्या बनाई गई? पर्ची बनाई गई। क्या बनाई गई? और इन पर्ची पर एक टाइम डाला गया 2 वर्ष, और एक का टाइम डाला गया 4 वर्ष, और एक का टाइम डाला गया 6 वर्ष। और ये पर्ची उछाल दी, जिसके हाथ में 2 वर्ष आया तो वो 1/3 सदस्य चले जाएंगे और 1/3 सदस्य नए आ जाएंगे। तो ये लॉटरी सिस्टम था, बाद में ये ऑटोमेटिक हो गया। मान लो इसको 1/3 सदस्य, ये इनका कार्यकाल पूरा हो गया, इनकी जगह 10 सदस्य और आ जाएंगे, फिर अगले 2 वर्ष बाद में इनको निकाल देंगे, फिर अगले इनको निकाल देंगे। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे नए आए थे उनका कार्यकाल कितने वर्ष का हो जाएगा? तो इसने क्या बोला है, देख, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों के अंतराल पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं? कितने वर्षों के अंतराल पे? 2-2 वर्षों के अंतराल पे। 1/3 नए निकाल देंगे, 1/3 नए आ जाएंगे। जैसे उनका टाइम आएगा तब तक वो कितने साल के हो जाएंगे? 6 वर्ष के। तो समझ गया? ऐसे ही प्रश्न आएगा कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों के अंतराल पर सेवानिवृत्त की बजाय आपसे क्या पूछ लेगा? चुनाव होता है। तो चुनाव भी कितने वर्ष के अंतराल पे होता है? और कितने सदस्यों को होता है? 1/3। सभी का नहीं होता। इस प्रकार राज्यसभा कभी भी क्या नहीं होती? भंग नहीं होती। और राज्यसभा की टोटल सीटें कितनी है? इस 245 में मनोनीत सीट बता दे कितनी है बनवारी? वेरी गुड, पढ़ रहा है तो रहा। और राज्यसभा का आदमी बनना है तो तुझे कितने वर्ष की आयु में बन जाएगा? 30 वर्ष। कितने वर्ष की आयु में? फिर तो होशियार है। अगले प्रश्न को देखिए, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट, कोबाल्ट नामक एक क्या होता है? मेटल। कोबाल्ट एक प्रकार की क्या होती है? धातु। क्या होती है? धातु। कोबाल्ट कई प्रकार की पाई जाती है, जैसे कोबाल्ट आपके 60 पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोबाल्ट 60। क्या पाई जाती है धातु? कोबाल्ट 60। प्रशांत उड़ना देख ले,
मैं टेंट में को नहीं आ रहे हो, उन्हें देख ले, पढ़ाने लग रहे हो मैं। B12 की नहीं बात कर रहा, मैं बता रहा हूं कि कोबाल्ट नामक एक धातु है जिसका नाम क्या है, कोबाल्ट 60। क्या नाम है? और इस कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं हम किसके रोगियों के लिए? कैंसर। किसके लिए भैया? तो कई बार प्रश्न आता है कि कैंसर के मरीजों के लिए कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं। और कोबाल्ट नामक जो आपके धातु है वो कौन से विटामिन में पाई जाती है? याद रखना, B12 में पाई जाती है, ना कि B1 में, B2 में, B3 में। किस में पाई जाती है? ओनली फॉर B12 में। रख लोगे और देख लिए थे तो यहाँ उत्तर क्यों जगो? बी ऑप्शन हो जाएगा। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किसके रोगियों के लिए करते हैं? जब कैंसर रोगी होते हैं तो इनके लिए गामा किरणों का प्रयोग करते हैं। किसका भैया? गामा रेस का प्रयोग करते हैं। और कैंसर रोगियों के लिए याद रखना रेडोन गैस का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? रेडोन गैस का प्रयोग करते हैं। और कैंसर के लिए एक दिवस बनाया था, कब बनाया था? 4 फरवरी। क्या बनाया था? 4 फरवरी। यह भी याद रखना। बाल कैंसर दिवस की अगर बात करें, बाल कैंसर दिवस, तो बाल कैंसर दिवस आता है आपके 15 फरवरी को। कब आता है? तो विश्व कैंसर दिवस कब आता है? बाल कैंसर दिवस मनीष कब आता है? और विश्व कैंसर दिवस है। कैंसर के रोगियों के लिए कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? कोबाल्ट 60 का। और कैंसर के रोगियों के लिए कौन सी किरण का प्रयोग करते हैं? गामा सबसे हानिकारक किरण होती है। और कैंसर के रोगियों के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? जो ब्रह्मांड की सबसे क्या ये भारी गैस है, सबसे हल्की गैस होती है ब्रह्मांड की, हाइड्रोजन। उसके बाद दूसरा होता है हीलियम। हीलियम। आगे देखिए, गांधी सागर बांध परियोजना किस नदी पे बनी हुई है? सारे विद्यार्थी सेशन को दबा के शेयर करें भाई साहब। और अभी भी मैंने आपसे क्या बोला कि कम से कम आपका एक ही कर्तव्य 20+ का लाइव आंकड़ा कर दिया करो। आप पाछा चला गया उर्नाजेब। गांधी सागर जो बांध बना हुआ है ये किस नदी के ऊपर बना हुआ है? और गांधी सागर याद रखना ये मध्य प्रदेश में बना हुआ है। कहां बना हुआ है? और याद रखना उस नदी का सबसे बड़ा बांध है ये। कैसा है भैया? सबसे बड़ा बांध है। विद्युत उत्पादन की दृष्टि से उस नदी का सबसे बड़ा बांध है। और ये नदी इस प्रकार चलती है। इस नदी का नाम क्या है? चंबल। क्या नाम है? जो मध्य प्रदेश होती है राजस्थान में जाती है, और ये यूपी की सीमा पर होती हुई आपके यमुना नदी में मिल जाती है, आगरा के इटावा के अंदर। और इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है? गांधी सागर, मंदसौर जिले में। और फिर ये आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और प्रवेश करके चित्तौड़गढ़ के अंदर आगे इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है? राणा प्रताप सागर। क्या बना हुआ है? राणा प्रताप सागर के बाद में ये कोटा और बूंदी की सीमा के ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है कोटा बैराज बांध। फिर उसके बाद में कौन सा बांध बना हुआ है आपके? जुआर सागर। कौन सा बना हुआ है? 1 2 1 3 और 1 4। कितने बांध है? कई बार प्रश्न आता है कि चंबल नदी के ऊपर कुल बांधों की संख्या कितनी है? इस चंबल नदी के ऊपर जो बांध बने हैं और राजस्थान में कितने बांध बने हुए हैं? ये देखिए राजस्थान के ऊपर आ गई, कितना बांध है। और इस चंबल के ऊपर जो सबसे बड़ा बांध है वो राजस्थान में पड़ता है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। और राजस्थान में सबसे ज्यादा विद्युत बनाने वाला बांध भी कौन सा है? लेकिन देश में सबसे ज्यादा जो विद्युत बनाता है उस नदी का नाम है नर्मदा। नर्मदा के ऊपर गुजरात में बना हुआ है सरदार। तो भारत में सबसे ज्यादा विद्युत बनाने वाले बांध का नाम, लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा विद्युत बनाने वाला राणा प्रताप सागर जो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। हाँ ये गुजरात में है। अगले प्रश्न को देखिए भाई, क्या दिया गया? संपत्ति का मौलिक अधिकार किस संविधान के संशोधन के द्वारा लिया गया? सॉरी, संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया संपत्ति के अधिकार को। एक बात बताइए, आपसे क्या पूछ रहा है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया? तो आप क्या बोलोगे? और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर इसका उल्लेख है? तो आप बोलोगे अनुच्छेद 12 से लेकर 35। और किस भाग संख्या के अंदर इसका उल्लेख मिलता है? 3 में। और मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7। और मौलिक अधिकार है वर्तमान में, और वह कौन सा? और यह हटाया 1978 में। कब हटाया? जब यह हटाया गया था तो यहां पे प्रधानमंत्री कौन थे? गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, पहले जनता पार्टी के थे, जिसका नाम आता है मोरारजी देसाई। तो कई बार यह प्रश्न आता है कि मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का नाम क्या है? समाधि स्थल किमी कौन पढ़ो थे फैलो अबे घाट के नाम है, अबे घाट। और फिर बोला मैं पढ़ डांगुर जी।
कोई नहीं, मैं बताऊंगा ही। क्या नाम है? अबे घाट। एक बात और सुनना, संपत्ति का जो अधिकार होता था, यह कैसा अधिकार था? मौलिक। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? समान कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? और इस समान कानूनी अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंदर है? 300 ए में। और भाग संख्या बोले तो कौन से मिलेगा? भाग संख्या किस में मिलेगा? इसका उल्लेख है 12 में। अब आपके पास संपत्ति है, आप रखो, पर घर मत रखो, बैंकों में रखो, एक कानूनी अधिकार है ये। पहले एक ऐसा अधिकार था, इस कारण मौलिक अधिकार कितने थे? अब मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। धन्यवाद भाई साहब। है वह सड़का पर अधिकार कर लेंदा हूं, मैं खातर मूल कर्तव्य ले गई इंदिरा गांधी। थारे गांव में कोई सड़क बनती हो तो थे कहता मारो खेत में कौन जान इनू मोड़ लो, या भूमि सुधारण खातर मूल कर्तव्य ले गए। वह अलग चीज है, यह अलग चीज है, यह अलग चीज है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किस आयोग के द्वारा की गई? एक बात बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को घटता है? 13 अप्रैल। अब कोई नहीं बोलेगा, बनवारी बोलेगा। बनवारी इतना बता दे, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? क्यों बताओ, ये ना पेपर में थे, बता दो आगे, बता। बता तो किस राज्य में हुआ था? राज्य बता दे। खड़े हो जाओ। जलियांवाले बाग हत्याकांड में किसने आदेश दिए थे गोली चलाने की? ये बता। बनवारी कितनी बार बताऊं ये प्रश्न? जनरल डायर। और ये शहर बोले तो अमृतसर। और अमृतसर कहां पड़ता है ये बता दे अब। बैठ जा, कोई दिक्कत कोई नहीं, कोई बाका नहीं ना देखे तू, तू तेरी सोच, बैठ जा। और किस आयोग ने जांच की थी? और हंटर आयोग के द्वारा कितने लोग मारे गए? यानी कि जलियांवाले बाग हत्याकांड में जो बैसाखी के त्योहार पर मेले में यहाँ पे आयोजित थे, इकट्ठे थे, तो उनमें मृत लोगों की संख्या कितनी है? 379। और याद रखना, इस हंटर कमीशन के कुल सदस्य कई बार पूछता है कि कितने सदस्य इसकी जांच करने आए थे? 7। अक्टूबर 1913 के अंदर यह आयोग बना था। नहीं, मार के नहीं आए, जांच का मतलब समझा क्या? तहकीकात। तो तहकीकात करने के लिए इस बाग की कौन आया था? एक हंटर कमीशन आया था। मतलब बता रहे कि इस कांड के अंदर इतने लोग मारे गए थे। और ये बात कौन बताता है? ये अकेला व्यक्ति ने, एक हंटर नाम करके इसका अध्यक्ष था, और उस अध्यक्ष के साथ 6 लोग आए थे। टोटल लोग कितने थे? ये 7 लोगों ने जांच की और बताते कितने लोग मारे गए। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ और किस तारीख को घटा? और एक बात सुनना, इस जलियांवाले बाग हत्याकांड में किसने आदेश दिए थे? यानी कि जनरल ओ डायर के द्वारा आदेश दिए। और इस जनरल ओ डायर की बाद में 1940 के अंदर इसकी हत्या कौन करेगा? है कृष्ण चौधरी। जय श्री राम, जय श्री राम भाई साहब। देख लो, बाहर के बच्चे भी जय श्री राम करो अपर ले। कोई नहीं, थारो है मेरो एक ही बात है, कहना बाटे अपनो। भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत परियोजना की शुरुआत या स्थापना किस जगह पे हुई थी? यानी कि जल के द्वारा विद्युत बनाने का। वेरी गुड। क्या बताओगे आप? दार्जिलिंग। और ये किस राज्य में पड़ता है? पश्चिम। और दार्जिलिंग में बहुत बढ़िया चाय भी होती है, ये भी याद रखना। विद्युत मतलब करंट, बिजली। ये तो फ्रेंच पढ़े डोरना अजीब। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? देखो, संविधान सभा बनाई गई, उसके अंदर खूब सारी समितियां बनी थी। उस समिति में से एक समिति का नाम था संघीय शक्ति समिति। के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना आपको, पंडित है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको याद रखना राज्य समिति के अध्यक्ष थे। किसके भैया? तो कई बार यह प्रश्न आता है कि राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे, और संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष भी कौन थे?
आपको बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए, आपके जो महात्मा गांधी है, इस महात्मा गांधी का संबंध किस राज्य से है? ये बता मुझे, महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? बनवारी, बनवारी। नाथूराम गोडसे ने। अगले प्रश्न को देखिए, मजाक की सौ बात है, इधर आ जाइए भाई साहब। भारत में सर्वप्रथम सूती मिल, कॉटन मिल कहां पर स्थापित की गई थी? यानी कि भारत में सबसे पहले सूती मिल की जो फैक्ट्री लगाई गई थी, ये किस शहर में लगाई गई? उसी के कारण उसे वस्त्रों की राजधानी बोलते हैं। मुंबई का एक ग्लोस्टर नामक जगह है, वहां पे इसको लगाई गई थी। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया है। एक बात बताइए, भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। और भारत का मैनचेस्टर क्या बताओगे? और भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? सूती वस्त्र की राजधानी कौन सी है? भारत का प्रवेश द्वार कौन सा? प्रवेश। और गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना भी कहां की गई, और किस वर्ष की गई? 1911 में। कर लोगे? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई किस राज्य की राजधानी है? भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर भी कौन सा है? और सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दिल्ली। सबसे बड़ा शहर बोले तो दिल्ली, सर्वाधिक जनसंख्या वाला बोले तो मुंबई। सत्यमेव जयते का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में किया गया? सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य, तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य भी कौन सा है? सत्यमेव। और भारत रत्न के पिछले साइड में क्या लिखा गया है? और भारत का राष्ट्रीय जो स्तंभ है, चिन्ह बोलते हैं अशोक स्तंभ, उसके नीचे भी क्या लिखा गया है? और ये सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? आपके मुंडोको उपनिषद, मुंडोक उपनिषद से इसको ग्रहण किया गया। काल चल जाओगे तो करा जनाएंगे, क्यों गेल आ रही है क्या? भारतीय संविधान का निर्माण किसके मिलने से होता है? सॉरी, भारत की संसद का निर्माण। देखो, संसद कैसे बनी है ये बता दो। संसद क्या है? संसद किससे बनी होती है? विधानसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति से बनी है, या लोकसभा, विधान परिषद, या राष्ट्रपति? रखी हो रही है उड़ना चाहिए। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। हाँ, तो ताड़ ना करे कर अर्जन। तो कई बार यह प्रश्न आता है कि संसद का गठन, आपसे प्रश्न क्या बोलेगा? संसद का गठन अनुच्छेद पूछेगा एक तो पहला 79। और संसद का गठन आपके दोनों सदनों से, किससे भैया? दोनों सदनों से, और प्लस आपके राष्ट्रपति से मिलकर बनी है, ये बात है। एक बात बता दे मुझे प्रशांत है, इस संसद के किस सदन को उच्च सदन बोलते हैं? प्रशांत न्यू काम कौन सा है लाडी? ये तो तू बाड़ा के घर का तने पीसा पासा सारी चीज भेज देगा। जब बड्डो जो थोड़ा ब्याह जाओ ने, जब कौन भेजेगा? जब लाल पल्लारी आ जी ने गेले कुआरो कौन बनू, ब्याह तो जो के बेरो बिहार का ले जाऊंगा तने, ना घबराइए। तो संसद के उच्च सदन का नाम क्या है? अब एक बात बता बनवारी, इनमें से कौन सा सदन बड़ा सदन होता है? अरे उच्च का और बड़े का मतलब अलग अलग है क्या? बता, बड़ा सदन कौन सा होता है? और वह कौन सा सदन है जो निम्न सदन होता है? बनवारी न्यू पार कौन पड़ा है लाडी? तो निम्न सदन कौन सा है? जो कभी भी भंग हो सकता है, लेकिन जो कभी भंग। एक बात बताइए, लोकसभा और राज्यसभा ये संसद के क्या कहलाते हैं? वेरी गुड, अर्जन पढ़ है, बाकी कौन पढ़ो थे? तो लोकसभा, राज्यसभा संसद के क्या होते हैं?
सदन भी होते हैं और अंग भी होते हैं, और अंग टोटल 3 होते हैं, सदन 2 होते हैं। भारत में डाक टिकट जारी करने की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? बताइए भाई दोस्तों। यो एक बालक मेरे को नहीं के दिल ही दिल ना रहे चैट सेक्शन में, इतनो दिल ना दे, पागल है, प्यार हो जेगो तो दिल ने छोड़ दूं। ये देखिए क्या दिया गया, भारत में डाक टिकट की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की, और ये की थी 1854 में। उसी गवर्नर जनरल ने की थी जिसने सबसे पहले राज्य विल्य नीति, हड़प नीति का प्रयोग किया था। किसका भैया? हड़प नीति। और ये चलाई थी 1856 में। और इसका नाम आता है जिसने सबसे पहले 1853 के अंदर भारत में किसकी शुरुआत कर दी? रेल। कौन सा अर्जन? वेरी गुड, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा आपके भारत में किसकी शुरुआत की जाती है? डाक टिकट की। एक बात बताइए, भारत में जो सिविल परीक्षा है ना, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय शुरू की गई थी, सिविल परीक्षा। और एक बात बताइए, भारत में दशकीय जनगणना किसने शुरू की थी? लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो एक बात बताइए, गवर्नर जनरल आज वर्तमान में है क्या? नहीं है। तो किसी राज्य के अंदर कोई गवर्नर बनता है तो वो क्या कहलाता है? आपके राज्यपाल। तो किसी भी राज्य में राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? और उसकी नियुक्ति कौन करता है? हाँ, ये प्रश्न अच्छा है भाई साहब, ध्यान से पढ़ना। 1857 के विद्रोह में कानपुर के विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? जो कानपुर के जो सैनिक थे या जनता थी, वहां का नेतृत्व कौन करता था? अरे नाना साहब तो आपके कानपुर का था, कानपुर का। लेकिन यहां पे क्या पूछा? आपके कानपुर की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है। तो कौन हो जाएगा? और अगर बात की जाए आपके इलाहाबाद की, इलाहाबाद की, तो कौन था? लियाकत अली। अगर बात करें बिहार की, किसकी? तो बिहार का कौन था? कुंवर सिंह। और बात करें मणिकर्णिका की, मणिकर्णिका का मतलब है रानी लक्ष्मीबाई। और इसका नेतृत्व यानी कि झांसी का नेतृत्व किसने किया था? मणिकर्णिका यानी कि रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी। आगे देखिए, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? किसमें किया गया? भाग दूसरे के अंदर हमारी क्या बताई गई है? नागरिकता। नागरिकता का मतलब होता है हम भारत के क्या हैं? नागरिक है। जिसका उल्लेख अनुच्छेद 5 से लेकर किस अनुच्छेद तक मिलता है? 11 तक। और इस नागरिकता की बात हमने किस देश से ली है? ब्रिटेन से। किससे ली गई है? और हम नागरिक हैं भारत के, कैसे? इकहरी यानी कि एकल नागरिक। तो हम भारत के ही नागरिक है, किसी अन्य देश के नहीं है, या किसी राज्य के नागरिक नहीं है। हम किसके नागरिक है? भारत के। लेकिन याद रखना, यूएसए के अंदर कोई व्यक्ति नागरिक बनता है, वो राज्य प्लस यूएसए दोनों का होता है। इसलिए यूएसए के अंदर कैसी नागरिकता है? दोहरी। तो दोहरी नागरिकता किस देश के अंदर है भैया बनवारी? अब एक बात बता, ब्रिटेन की नागरिकता कैसी है? या तो अपने देश की एकल नागरिकता। तो पूछू क्यों मैं? भारत के ब्रिटेन के अंदर लोग है, वह ब्रिटेन का निवासी है, या कोई लंदन का है, यूनाइटेड किंगडम का है, कोई इंग्लैंड का है, कोई फ्रांस का है, कोई स्पेन का है, क्या है? ब्रिटेन का। इसलिए ब्रिटेन का ही निवासी, तो कैसी नागरिकता होगी? और यही बात हमने ली है, तो इसलिए हमारी नागरिकता की भी कैसी है? हाँ। जबकि यूएसए की नागरिकता कैसी है? अब एक बात बता, भारत की नागरिकता दोहरी है या एकल है? भारत की। वेरी गुड। नागरिकता कौन से भाग संख्या में है? लेकिन यहां पे क्या पूछा गया? मूल अधिकार। तो मूल अधिकार किस भाग संख्या में है? और अनुच्छेद बोले तो 12 से लेकर। और एक बात बता, यूएसए से लिए गए ना आपके मौलिक अधिकार है? दिल्ली मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? यूएसए से। अभी थोड़ी देर पहले तो बताया यार, संपत्ति के अधिकार में बताया था ना अभी, तेरा ध्यान ही नहीं है यहाँ पे। किमी कौन बोला है? उड़ना अजैब।
तो मौलिक अधिकारों की अगर बात की जाए तो वर्तमान में संख्या कितनी है? 6। और 6 मौलिक अधिकार बता सकते हो? बिल्कुल बता। पहला समानता का मौलिक अधिकार, फिर स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, फिर आपके शोषण शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा आपके धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, और पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगले प्रश्न में देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? वेरी गुड। 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। और गेटवे ऑफ इंडिया कहां पे बना हुआ आपके, और ये किस वर्ष है? और गेटवे ऑफ इंडिया किसके स्वागत के लिए बनाया गया था? मैडम मेरी और जॉर्ज पंचम के स्वागत। अगले प्रश्न में देखिए, भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है? याद रखना भैया, एक तो राष्ट्रपति, क्या याद रखोगे? और एक याद रखोगे उप राष्ट्रपति, और एक रखोगे राज्य का। तो इन तीनों के लिए एक ही आयु बतानी है, कितनी वर्ष? कितनी है देखिए, प्रधानमंत्री बनने खातर है, और सीएम बनने खातर है, और किसी राज्य के विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, और किसी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25, और किसी गांव का सरपंच बनने के लिए, वोट डालने के लिए वोटर की आयु, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी? और अगर सुप्रीम कोर्ट में काम कर दिया तो सेवानिवृत्ति कितनी है? सेवानिवृत्ति तो किसी भी जज के सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्ति का मतलब है उसके बाद अब सेवा नहीं दे सकता। आयु का प्रशांत लिखा है, चीज है ये, क्यों भूल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में 65 है तो हाई कोर्ट को और बता दे बस। अब हाई कोर्ट में कोई जज सेवानिवृत्ति कब ले ले? वो बैंक बात कही मेरू काम को नहीं हुआ है, और हटनो पड़नो 60 को नहीं। तो ये बता दे सुप्रीम कोर्ट कहां पे है वर्तमान में? हाँ वर्तमान में बताओ ना, आज की डेट में बताओ ना, तड़का तो मेरे को खड़ा हो गई हो। हाँ दिल्ली, ठीक। तो प्रशांत ध्यान रखेगा थोड़ा सा, फौजी सर देखने लग रहे हैं वीडियो, और घर फोन करेंगे, देख लिए, एक तो बनवारी का एक प्रशांत, दोनों घर देख लिए। अर्जुन बहुत बढ़िया सुधार कर रखे हैं दिना में, नोटिस कर लियो, अर्जुन उत्तर देवा क्लास में। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये क्या कह रहा है? किसी क्षेत्र में तप हो रहा है, कोई क्षेत्र अगर गर्म होगा ना, दीपक मेरी बात सुन, कोई क्षेत्र गर्म होगा ना, उसके अंदर उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। और किसी क्षेत्र को गर्म करने के लिए योगदान में कौन सी गैस होती है? O2 है क्या? ये O2 है क्या? तो CO2 को मतलब क्या हो गया यो बता दे। वेरी गुड, कार्बन डाई ऑक्साइड। और याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात की जाए, ये सबसे क्या है? वेरी गुड, सबसे जहरीली। अरे सिगरेट बीड़ी में कौन है गैस? वो नशीला पदार्थ होता है, निकोटिन। सो स्वीट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? कार्बन डाई ऑक्साइड। एक बात बता शंकर, अब ध्यान से सुन लेना, शंकर बोलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड किस ग्रह पे सबसे ज्यादा पाया जाता है? किस ग्रह के वातावरण में? शुक्र। इस कारण शुक्र ग्रह कैसा ग्रह होगा? अपने कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी? 0 पॉइंट। के पाई गई अपने? तो 12वीं में पढ़ तने किमी बेरो है कि पेपर में के लिखा होगो? एनडीए। एनडीए फुल फॉर्म बेरो कितने क्यों है बताइए? बस होगी, और कहना कहिए, और कहना कहिए। आयो डिफेंस एकेडमी को। इधर देख, महात्मा गांधी अपने जीवन में सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उन्हें देख ले, काम की बात है यार, खड़ुआ थे।
महात्मा गांधी अपने जीवन में सिर्फ एक बार हमारे कांग्रेस पार्टी की क्या की थी, अध्यक्षता की थी, और किस वर्ष की थी, 1900। और ये 1924 में किस जगह पे की थी? और ये बेलगांव पूछ रहा है किस राज्य में पड़ता है, ये बेलगांव बताना है किस राज्य में। तमिलनाडु में है, कर्नाटक में, बिहार में है, महाराष्ट्र में? बिहार में कौन ही लाडी हो। शंकर कितनी बार प्रश्न पढ़ा दिए? हाँ आज ही पढ़ा है मैं। कोई नहीं, वो आज है तो शिवनाथ, कोई बड़ी बात को नहीं। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? गुरुजी सभी प्रश्न आवांगा के। एक बात बताइए, जापान की राजधानी का नाम क्या है? कोई कौन बोला, बस बनवारी बोलेगा। राजधानी की बनवारी, ये ऊपर दे रखे हो टोक्यो। और जापान के अंदर जो मुद्रा चलती है, करेंसी चलती है, उसका नाम क्या है? तो जापान की यह मुद्रा है, युआन कोनी, ये है नया। अब इधर और सुन, सबसे सबसे पहले सूर्य उदय कहां होता है? कहां होता है सूर्य उदय? जापान में। एक और बात सुन, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तू कभी टीवी फोन कुछ देखता नहीं है क्या? जूडो क्या है भैया? अब और सुन, जूडी को नहीं, जूडो है। अब सुनिए, जापान की संसद का नाम क्या है? जापान की संसद को बोलते हैं डाइट। क्या बोलते हैं? डाइट। जितनी बातें बताऊं बनवारी, कॉपी में कल मिलनी चाहिए। जितने पढ़ा दिए, कल तेरी कॉपी देखूंगा मैं। सुनगी नहीं बस। तो याद रखना, जापान की राजधानी टोक्यो है, वो होसू द्वीप पर स्थित है। किस पे भैया? उत्तर संख्या क्या मिलेगा आपको? रख लोगे? एक बात बताइए, जापान के ऊपर क्या परमाणु बम गिराए गए हैं? परमाणु बम। और एक बात बताइए, परमाणु बम कितने गिराए गए हैं? कितने भैया? एक गिराया गया 6 अगस्त 45 को, और एक गिराया गया 9 अगस्त 1945। ये तो गिराया गया नागासाकी पे, और ये गिराया गया हिरोशिमा पर। इस बम का नाम था लिटिल, लिटिल बॉय। क्या नाम था? और इसका नाम था फैट, फैट मैन। क्या नाम था? यो छोटो हो, यो छोटो काम कौन सा लियो, अमेरिका बोलो बड्डो गेरो, मोटो सारो गेरो, फैट मैन। खड़े हो जाओ मनीष। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? जापान की मुद्रा है येन। जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट है। ठीक है, ध्यान उरा होना चाहिए का। मारूंगा नहीं तो। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। अब इधर ध्यान से सुनना, एक होता है आपके लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। सुना होगा। अगर आपसे कोई बोल दे अमित शाह, क्या बोल दे? और हमारे अमित शाह क्या है वर्तमान में, संसद के क्या है? और मैंने इतना पूछा, संसद के क्या है ये? है ना? और ये किसके अंदर सदस्य हैं? इसने कुछ नहीं पूछा, ऐसे ही ब्रिटेन में संसद होती है जिसके 2 सदन होते हैं। उसके अंदर किसी के अंदर भी क्या बन गया हो, भारत का कोई व्यक्ति सदस्य बना दियो। भारत का देखो ब्रिटेन के अंदर सदस्य बन रहा है, उस व्यक्ति का नाम क्या है? ये समझाने के लिए बात बताइए अमित शाह वगैरह। जैसे अमित शाह वर्तमान में हमारी संसद में एक सदस्य है, उसी प्रकार ब्रिटेन की संसद का कोई भारत का व्यक्ति बनने वाला व्यक्ति कौन था? इसे भारत का वृद्ध पुरुष या ओल्ड मैन बोलते हैं, दादा भाई नौरोजी को। गुरुजी सर्दी ज्यादा है, बस कहीं बच्चों के लग जाएगी, इसलिए डंडे से नहीं, बस सोच रहा हूँ ये बातों से, नजरों से डरे। बनवारी कल सारे पर्सन कॉपी में लिखे होने चाहिए बस। सुनगी नहीं? उसके बाद देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल।
एक बात बता, इसने क्या बोला है? अंतिम और आपके, और कैसे भारत की बात कर रहा है ये? तो स्वतंत्र भारत की अगर बात की जाए तो ये स्वतंत्र भारत कब हुआ था? और कैसे व्यक्ति पूछ रहा है? भारतीय का मतलब है भारत का, तो उत्तर क्या मिलेगा? सी राजगोपाली। इधर देख ले मेरी साइड, मैं पागल नहीं हूं भाई साहब, इधर आजा। स्वतंत्र भारत का मतलब क्या हो गया? 1900। और भारतीय का मतलब भारत के अंदर है या भारत का कोई व्यक्ति है, तो उसका नाम क्या है? अगर यहां भारतीय नाम ना दे आपको और यहां पे नाम दे दे आपको ब्रिटिश, क्या नाम दे दे, तो ब्रिटिश में आप क्या बताओगे? लॉर्ड माउंट बेटन। वेरी गुड। अगले प्रश्न को देखिए। गुरुजी तड़ाई आ जाएगा, सही कहूं। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच स्थित दो ग्रह बताने हैं। देखो ये क्या आपके सन है, ये क्या है? और ये आपके क्या है? पृथ्वी। ये क्या है? देखो यहां पे मंगल है, यहां पे क्या है? और यहां पे क्या है? और यहां पे क्या है? तो यही तो बोला है कि इस पृथ्वी और सूर्य के बीच की बात करा, तो बीच में कितने ग्रह हैं? बनवारी बोलेगा कितने ग्रह? एक बात बता, सूर्य के निकट ग्रह कौन सा है और सूर्य से सबसे दूर कौन सा है? अरे घणो ही दूर है, क्यों रे हो? 8वें नंबर को हो। ये पूरे नहीं हो, ये चित्र के अकॉर्डिंग तूने बता दिया मंगल है। बनवारी तने कुट्टू को देख ले तड़का। उत्तर संख्या क्या हो जाएगा? तो ये बता भाई अर्जुन, इस बुध के कोई उपग्रह है क्या? उपग्रह का मतलब इसके कोई चांद है क्या? कोई कोनी, जीरो है। कितना है? उसी प्रकार शुक्र के भी कितने चांद है? लेकिन अपरली पृथ्वी का चांद कितना है? एक है। यानी कि पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? जो रात को दिखाई देता है, दिन में दिखाई देता है? क्या है? कोई नहीं, वो एक छोटी मोटी सैराम बड़ी बात। क्यों क्यों? तो आज के प्रश्न फिनिश हुए, बाकी के क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे। तो सारे विद्यार्थी सेशन को दबा के शेयर करें। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाए। टेलीग्राम का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन टेलीग्राम को सर्च करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर आपको लिखना है, तो वहां पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। तो क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो क्लास कैसी लगी एक बार विद्यार्थी सारे कमेंट करके बताना।